नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए सामाजिक मुद्दों पर और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित और भी समस्याएं जो आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो इस खास पेशकश में आज मेरे साथ मौजूद है शिखा मिश्रा, जो कि ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है और मैम को 20 साल का टीचिंग में या कहें मीडिया में भी 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। हाँ जी। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने विचारों को रखने का जो मौका मिल रहा है आपके ज़रिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और मैं सोचती हूं कि इस बातचीत के ज़रिए काफ़ी जो सकारात्मक पहलू हैं वो उजागर होंगे, और साथ ही साथ जो जैसे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं हमारी, और या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार जिनके मुद्दे बने हुए हैं, जो ज्वलंत हैं, लेकिन उस पर उस तरीके का कार्य नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो जब हम और आप मिलके बैठ के बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे प्रकाश पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे बात की जाएगी जिसमें हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। जी। तो मैम, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं हमारे समाज में जो है लगातार राजनीतिक माहौल वो बना हुआ है। तो आप उससे संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं, या अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो क्या वो बदलाव होगा? देखिए, राजनीतिक गहमा गहमी तो चूँकि चुनाव का समय है तो बना ही रहेगा, और आक्षेप पराक्षेप की राजनीति से मैं चाहती हूँ कि राजनेता भी उभरे और समाज भी उभरे, क्योंकि ये जो एक दूसरे पे ब्लेम लगाना होता है, ये ब्लेम गेम का अब नहीं चल पाएगा। समाज भी जागरूक हो रहा है और खासकर हमारे युवा बहुत जागरूक हो रहे हैं, और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। तो मेरे संतुष्ट या असंतुष्ट होने से ज़्यादा आई थिंक फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जो समाज है पूरा, जिसमें हमारे युवा भी हैं, औरतें भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो उनके प्रति जो राजनीतिक रवैया है और जो राजनीतिक नज़रिया है राजनेताओं का, वो बदलने की ज़रूरत है। मतलब पूरी की पूरी जो वोट बैंक पॉलिसी है या जो वोट बैंक की राजनीति है, उसको सामाजिक राजनीति यानी कि उसको पूर्णतया राजनीति यानी कि एक अच्छा समाज बनाने वाली नीति बनाने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे पता है आदर्शवाद की उम्मीद तो मैं नहीं रख सकती और कोई भी नहीं रख सकता है और हो भी नहीं सकता है। रामराज एक स्वप्न है और अभी देखूं तो कहूँगी दिवा स्वप्न है, दिन में देखा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब आप एक राजनेता के तौर पे जब आप सतही तौर पे आप चीज़ें देखते हो तो आपको नई चीज़ें दिखती हैं। आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाके आप वर्क करते हो, लोगों के बीच में जाते हो, खासकर उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ पे इतनी समस्याएं हैं। क्योंकि जो मेरा रिसर्च वर्क है वो पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन पे रहा है और मैंने इसमें बहुत काम किया है। तो अभी भी जो मैं मातृ स्वास्थ्य की या बच्चों के स्वास्थ्य की या पूरे जो स्वास्थ्य विभाग की या एजुकेशन, जो कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हम सब पहाड़ की बात करते हैं लेकिन पहाड़ की सुन कोई नहीं रहा है। क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी भी महिला को उचित समय पे उपचार नहीं मिला तो वो जो है प्रसव के दौरान या सांप काटने से या किसी न किसी कारण से उसकी मौत हो गई, या बच्चों में कुपोषण हो रहा है, या बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इस तरीके के बहुत सारी बातें हैं। ट्रॉमा सेंटर्स पहाड़ पे नहीं हैं। मतलब आप देहरादून की बात करते हैं, आप नैनीताल की बात करते हैं, आप जितने भी डेवलप्ड एरिया आप उनकी बात करते हैं, लेकिन जो वाकई में आउटस्कर्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी बिजली, पानी, सड़क तीनों का ही अभाव है, तो उस जगह जा करके आप वहाँ की चीज़ों को गंभीरता से समझ के उसके लिए ऐसी नीति बनाना, मतलब
मैं फिर से कहूँगी सतही तौर पे नहीं, ऐसी नीति जो उतनी ऊंचाई पे ले जा करके जिसका क्रियान्वयन किया जा सके। तो मैं ये कहूँगी कि राजनेताओं को इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और एक तरीके से वो पूर्णतया एक बदलाव आएगा राजनीतिक परिदृश्य में, खासकर उत्तराखंड को बहुत ज़रूरत है। जी जी जी। जिस तरह से आपने कहा वोट बैंक की राजनीति, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर बात की जाए तो धर्म के नाम पर और आरक्षण के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, राजनीति की जाती है। तो कहाँ तक इसके फेवर में आप हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, मैं बहुत ही इस बात पे बहुत से लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, बहुत से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो शिक्षा हुई है वो इतने खुले वातावरण में हुई है कि हमेशा हमको यही सिखाया गया है कि जो हमारा धर्म है उसमें सर्वधैव कुटुंबकम और सबके सुख और सबकी प्रगति की बात की जाती है और हम सबको आत्मसात करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जो सूर्य की पूजा ली गई है वो ईरानियों से ली गई है, मैंने ये कहीं पढ़ा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धर्म संभाव, एक धर्म संभाव, ये हमारी विशेषता है, हमारे हिंदुस्तान की ये जड़ है, ये नींव है और ये यही है जो इसका अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना हमारी सामाजिक और हमारी राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सही रहेगा। अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे, सोचिए तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। जी, मान लीजिए आज मेरा बच्चा है, बहुत छोटा है, 8-9 साल का है, या कल को आपका परिवार बढ़ेगा, तो अगर हम धर्म के नाम पे अलगाववाद या भेदभाव फैलाएंगे तो वो बच्चे कितने असुरक्षित माहौल में जीवन जिएंगे। और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे माहौल में जहाँ पे सांप्रदायिकता होगी वहाँ पे अपराध और जो है उस तरीके की जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं या जो आप ये कह लीजिए एक तरीके का वैमनस्य और जो है दुष्प्रभाव, वो सब आपके जो बच्चे हैं उन पर पड़ेगा। तो ऐसे ही आप एक अच्छे स्वस्थ समाज की या राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये तो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ उसके। जिस तरह से राजनीति की बात की जाए और युवाओं की बात की जाए, तो आजकल के जो युवा हैं, आपको क्या लगता है कितना उनको इंटरेस्ट है राजनीति में, कितना वो चाहते हैं राजनीति को बदलना? और अगर आज का युवा है, अगर वो राजनीति में अपने कदम रखता है तो किस तरह से, क्या प्रगतिशील राजनीति बन सकती है, बदलाव हो सकता है? बहुत जो है मैं इसमें बहुत सकारात्मक हूँ, क्योंकि जो आज का युवा है वो ये जानता है, जैसे हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन आज के युवा को छोटे से लेके बड़े, मतलब जैसे छोटा बच्चा भी होता है ना, आप युवा की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों को भी पता है कि अच्छा इस पे टैक्स ज़्यादा लग गया है तो ये टॉय महंगा हो गया है और लैपटॉप पे टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको पता है सारी चीज़ें ना। तो दे नो दैट कि ये बहुत चीज़ें बदल रही हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो युवा को भी पता है, उसको राजनीतिक परिदृश्य भी पता है, उसको आर्थिक भी पता है, उसको ये भी पता है कि पर्यावरण में क्या हो रहा है। हमको बहुत टाइम बाद पता चला कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी और क्यों हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो समस्या है वो ये है, एक तरीके की बौद्धिक अराजकता फैली हुई है। अब आप कहेंगे ये बौद्धिक अराजकता क्या है, मैं इसको इस तरीके से बोलूँगी कि बौद्धिक अराजकता ये है कि पहली बात तो जो वंशवाद है राजनीति में वो हावी है। इस पे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही आपके समक्ष है। और दूसरी बात ये है कि जो युवा है, जो वंश से, किसी वंश खास से, किसी ब्लड लाइन से रिलेटेड नहीं है, उसको जो नीचे की पायदान से ऊपर तक जाने में जो संघर्ष या जिस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है वो एक बहुत कड़ी चुनौती होती है। और उसमें कई लोग बहुत ही थक कर टूट जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, जिसके वजह से, जैसे मैं भी आज अपने बेटे को सोचती हूँ कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। मैं कभी ये नहीं कहती कि तुम सीएम बनोगे, राजनेता बनोगे या तुम प्रधानमंत्री बन सकते। क्यों नहीं चाहती हैं कि आपका बेटा राजनेता ना बने?
मैं चाहती हूँ मेरा बेटा राजनेता बने, लेकिन मैं उसको इस ड्रीम के साथ बड़ा नहीं कर रही हूँ। कारण वही है क्योंकि हम किसी खास वंश से नहीं हैं और राजनीति में वंशवाद बहुत हावी है। तो एक सिक्योर मिडिल क्लास का होने की वजह से, एक सिक्योर जो क्योंकि मिडिल क्लास हमारी हिंदुस्तान का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बनाता है, तो वो उसको चाहिए कि हमारी रोजी रोटी बनी रहे। तो एक हम सिक्योर रोजी रोटी अपनी एक जरिया बना के एक करियर सेटल करके तब ठीक है बेटा देख लेना, लेकिन उस रोजी रोटी के चक्कर में जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो उसके अंदर जो उबाल आता है ये देख करके कि समाज में किस तरीके की जो है आप कह सकते हो कि एक उथल पुथल मचा हुआ है या गलत सही के बीच का जो द्वंद्व उसके दिमाग में चलता है, उसको हम कहीं ना कहीं मार देते हैं। क्योंकि हम उसको कहते हैं ना बेटा मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, जीवन बन जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं बेटा तुम कोशिश करो, अगर तुम कल को कहीं के मुख्यमंत्री बन गए या शिक्षा मंत्री बन गए तो तुम इस नीति में ये बदलाव कर सकते हो। तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि तुम साइंटिस्ट बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम IAS बनो, लेकिन हम ये नहीं कहते तुम पढ़ाई इसलिए करो ताकि अगर कल तुम शिक्षा मंत्री बनो तो तुम ऐसी नीतियां बना सको जिससे वाकई में जितने भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसको एक ऐसा रास्ता मिले कि कम से कम देश के निर्माण के लिए नए नए मार्ग प्रशस्त हों, नई नई योजनाएं आए, नए नए आविष्कार हों, रिसर्च को थोड़ा बूस्ट मिले और जिसे कहते हैं ना कि बाहर की कंपनियां आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। तो वो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा है मिडिल क्लास में, इसलिए हम लोग नहीं वो करते हैं। और हमें लगता है कि हमारे पास उतना धन भी नहीं है क्योंकि अधिकांशतः या तो दबंग लोग हैं या तो वंशवाद है। तो जो लोग मतलब अधिकतर अपने बच्चों को बोलते हैं कि ना तो आप लड़ाई दंगे में पड़िए, क्योंकि जो मतलब जो कहानी शुरू होती है राजनीति की वो आप देख लीजिए तो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू होती है और उस समय बच्चों का दिमाग होता है कि अधिकतर बच्चों को बोला जाता है कि आप इस कंपटीशन की तैयारी करिए, उस कंपटीशन की तैयारी करिए। तो उस समय कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा डाइग्रेस हो। इसके लिए मैंने बहुत सोचा है और मुझे एक उपाय लगता है। वो उपाय ये है कि राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज रखो ना रखो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर रखो जी। उसका होना बहुत ज़रूरी है और उस क्वालिफिकेशन का एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जुगाड़ की नीति और जुगाड़ की राजनीति हर जगह है। तो मैं इसको यहीं पे, क्योंकि मैं फिर बहुत सारे पहलू हैं और इस पे तो एक पूरा दिन लगाया जा सकता है। तो ये थी शिखा मिश्रा, प्रोफेसर शिखा मिश्रा, जिनसे आज हमने बात की। तो मैम का साफ कहना है कि अगर हमें अपने समाज को बदलना है तो इसकी शुरुआत हम खुद से होती है। अगर हम बदलेंगे तभी समाज बदल पाएगा। अगर हम आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।